अरे सुनिए, हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण सामने आया है जहां देखा गया कि कैसे चीन ने पहली बार साफ ऊर्जा के जरिए अपने CO2 उत्सर्जन को उल्टा कर दिया है। हाँ बिल्कुल। दरअसल इसमें बताया गया है कि Q1 2025 में चीन के उत्सर्जन में 1.6% और पिछले 12 महीनों में 1% की गिरावट आई है। मतलब कि साफ ऊर्जा जैसे कि सोलर, विंड और न्यूक्लियर ने पारंपरिक कोयले के उपयोग को काफी हद तक कम कर दिया। हाँ, ये बात सही में चौंकाने वाली है। लेकिन क्या आप समझा सकते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तन संभव हुआ? इसका मुख्य कारण यह है कि चीन में बिजली मांग के बढ़ने के बावजूद नए साफ ऊर्जा के स्रोत को इतनी तेजी से जोड़ा गया कि पुराने थर्मल पावर, मुख्यतः कोयला और गैस की जगह ले लिया। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मतलब है कि साफ ऊर्जा का विकास जितना कि उतना तेज हो गया है कि यह औसत बिजली मांग वृद्धि की दर से भी आगे निकल गया है। मम्मा, ये वाकई में एक बड़ा उछाल है। लेकिन क्या यह गिरावट स्थायी हो सकती है? मेरे ख्याल से अगर थोड़े से मंदी या किसी पल भर की बढ़ोतरी हुई तो उत्सर्जन फिर से बढ़ सकते हैं ना? सही पकड़ा आपने। ये दरअसल एक चिर परिवर्तनीय मुद्दा है। विश्लेषण में कहा गया है कि उत्सर्जन सिर्फ 1% नीचे हैं अपने हालिया पीक से। इसका मतलब है कि कोई भी छोटी सी झटका उन्हें फिर से नया रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये एक नाजुक संतुलन है। और सुनिए, इसके अलावा यह भी बताया गया है कि विशेषकर पावर सेक्टर में जहां साफ ऊर्जा ने पारंपरिक थर्मल ऊर्जा की जगह ली है, वहां उत्सर्जन में 2% की गिरावट देखी गई है। हाँ, ये आंकड़े खुद में ही काफी दिलचस्प हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि चीन की नीति में भी कुछ बड़े बदलाव देखे गए हैं, जैसे कि ट्रंप के टैरिफ्स के जवाब में घरेलू मांग को बढ़ावा देने की कोशिश। क्या आप उस बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ट्रंप के टैरिफ्स ने चीन की निर्यात आधारित आर्थिक नीति में बदलाव करने पर मजबूर किया। अब चीन अधिक घरेलू खपत पर ध्यान दे रहा है। इस रणनीति से ऊर्जा मांग में थोड़ी कमी आ सकती है और वो साफ ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा निवेश कर रहा है ताकि आर्थिक मंदी के असर को कम किया जा सके। ये एक तर्कसंगत कदम लगता है, पर क्या यह पूर्णतः सकारात्मक है? इसमें थोड़ा सा विवाद भी है। स्पष्ट रूप से घरेलू खपत को बढ़ावा देने से ऊर्जा का ठोस विकास हो सकता है, पर साथ ही अगर निवेश सही तरीके से न हो तो यह धीमी आर्थिक वृद्धि का कारण भी बन सकता है। बिल्कुल, कभी कभी यह रणनीति अपेक्षाओं से दूर जा सकती है। और एक अन्य बड़ा मुद्दा था नई वायवीय और सोलर ऊर्जा की प्राइसिंग पॉलिसी। उसमें क्या नया है? इसमें नई प्राइसिंग पॉलिसी के चलते वायवीय और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अब सीधे बिजली खरीदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये संभावित रूप से नए प्रोजेक्ट्स में एक झटके जैसा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, ये पॉलिसी ऐसा है कि इससे एक तेजी से रश देखने को मिलेगा। मतलब कि जमाकर प्रोजेक्ट्स जल्दी से इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि पुराने गारंटी वाले प्राइस मिल सकें। लेकिन इसके साथ ही आने वाले समय में इस पर अनिश्चितता भी बनी रहेगी। अनिश्चितता तो हमेशा बनी रहती है। हमने तो पावर सेक्टर के बारे में चर्चा की, लेकिन अन्य क्षेत्रों जैसे कि सीमेंट, स्टील और केमिकल्स में क्या हो रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, विश्लेषण में बताया गया है कि पावर सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में उत्सर्जन बढ़ी है, जैसे कि मेटल्स, केमिकल्स और सीमेंट। उदाहरण के लिए कोयला टू केमिकल्स सेक्टर में तो तेजी से वृद्धि देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर पावर सेक्टर का साफ ऊर्जा के कारण उत्सर्जन गिरावट में रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर पावर सेक्टर का यह गिरावट वाला ट्रेंड जारी रहा तो उसने पूरा उत्सर्जन का ढांचा स्थायी रूप से घटने का संकेत दे सकता है। सही कहा, पर क्या हम इस बात पर तेजी से भरोसा कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा कि जबकि यह ट्रेंड वाकई में एक सकारात्मक संकेत है, परंतु यदि कोई भी शॉर्ट टर्म इम्पल्स जैसे कि आर्थिक या वायुमंडलीय कारण सामने आते हैं तो यह गिरावट फिर से उलट सकती है। इसके चलते नीति निर्धारकों को चौकस रहना होगा। ये बात एकदम ठीक है। और चीन की अगली 5 वर्षीय योजना पर भी यह काफी निर्भर करेगा कि वे कितनी जल्दी साफ ऊर्जा पर जोर देंगे, है ना? बिल्कुल। अगले 5 वर्षीय योजना में अगर साफ ऊर्जा और CO2 कटौती के लक्ष्य ठोस रूप से निर्धारित किए जाते हैं तो संरचनात्मक गिरावट संभव है। लेकिन अगर नीति धीमी हो गई तो हमारे पास एक नया पीक बनाने का खतरा भी रहेगा। और साथ ही चीन ने नए निचले स्तर के कार्बन डाइऑक्साइड कमी के प्रोजेक्ट्स जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और स्टोरेज तकनीकें भी अपनाई हैं, जो भविष्य में ऊर्जा संरचना को
और भी स्थिर बना सकती हैं। हाँ, ये तकनीकी इनोवेशन वाकई में आशाजनक है। मुझे लगता है कि ये मिश्रित संकेत हैं। एक ओर साफ ऊर्जा के ठोस विकास के संकेत हैं, तो दूसरी ओर कुछ अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय असमानताओं के भी संकेत हैं। क्या ऐसा है? सही कहा आपने। इसमें एक और सकारात्मक संकेत है, जैसे कि पावर सेक्टर में साफ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से उत्सर्जन में गिरावट, और दूसरी ओर ऐसे खतरे हैं कि अगर किसी भी सेक्टर में असंतुलन आया तो समग्र उत्सर्जन फिर से बढ़ सकते हैं। हाँ, समझ में आता है। और हम यह भी देख सकते हैं कि यह परिवर्तन चीन की व्यापक ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणामों, खासकर अमेरिकी टैरिफ्स के प्रभावों से भी जुड़ा है। उन टैरिफ्स ने चीन को घरेलू बाजार को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कि ऊर्जा और उत्सर्जन संरचनाओं पर भी असर पड़ा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। कुल मिलाकर हमें यह समझ में आया कि साफ ऊर्जा ज़बरदस्त प्रगति कर रही है, लेकिन सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है, नहीं तो छोटे छोटे झटकों से पूरे सिस्टम में उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह एक सावधानी बरतने वाला लड़ाई है, जहां तकनीकी विकास के साथ साथ नीति निर्धारण में भी लचीलापन जरूरी है। हाँ, एकदम सही। तो अगर हम इसे एक रूपक कहें तो यह कुछ ऐसा है जैसे इट्स लाइक आप एक तेज रफ्तार से दौड़ते हैं और अचानक सामने एक मोड़ आता है, जहां आप या तो अपनी गति बनाए रखें या फिर मोड़ पर अचानक ब्रेक लगा दें। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। मुझे लगता है कि भविष्य में हमें चीन की ऊर्जा नीति और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे साफ ऊर्जा का योगदान बढ़ेगा, वैसे वैसे संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बस यह सावधानी बरतने की जरूरत है कि कोई भी अस्थिर परिवर्तन बिल्कुल सहमत पूरा हूं। परिवेश को प्रभावित न करें। तो आज के बातचीत से हमने ये सीखा कि चीन में साफ ऊर्जा ने कैसे न केवल मौजूदा उत्सर्जन में गिरावट लाई है, बल्कि आने वाले समय में ऊर्जा संरचना के बदलाव के लिए एक मजबूत बुनियाद भी रखी है। सही। और हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन पुख्ता कदम से हो रहा है। आगे ये देखना होगा कि नीति निर्धारक इस संतुलन को कैसे संभालते हैं। हाँ, ये आगे की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का विचार था। अगले कुछ सालों में ये बदलाव चीन के साथ साथ वैश्विक जलवायु पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। हाँ, सही कहा आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चर्चा में। Future Keepers is created with generative AI and synthetic media. For more information, visit futurekeepers.world.